चलो फिर चर्चा करते हैं। आज नया टॉपिक है, आप लोगों के लिए हो सकता है सेकेंड बार हो, है ना, दूसरा तीसरा बार हो, लेकिन बाकी लोग छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो एक भी बार नहीं पढ़े हैं। तो पूरा टॉपिक जो इतिहास के बारे में है सबको एक साथ कवर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ इस पे टेस्ट भी होगा और एक एक घंटे फिर मैथ्स का भी क्लास होगा। तो हेडिंग डाल लेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। इसके बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं क्या है प्राचीन इतिहास। आप लोगों ने इतिहास के बारे में सुना ही होगा कि इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी जो घटनाएं हैं जो हमारे अभी के समय के पहले जो बीत चुका है, घट चुका है, वो सभी चीजें क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। तो इतिहास को और कैसे समझा जाए, जैसे आज 11 मई है, तो 10 मई का जो दिन था वो क्या हो गया, चला गया, तो हमारे लिए क्या बन गया, वो इतिहास। अब वो दिन कभी वापस नहीं आ सकता। वो हमारे आज के समय में वो ऐसा दिन तय हो चुका है जो कभी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा समय काल जो और कभी अपना दोहराव नहीं करेगा, है ना, क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं होगा। और एक बार हो गया तो वो कभी और डबल घटना नहीं घटेगी। वैसे तिथियां जो लगातार हम कल की बात करें, परसों की बात करें, 1 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, कई करोड़ वर्ष पहले कुछ न कुछ घटना घटित हुई होगी। और जो घटना घटित हुई है उसको किसने देखा होगा। कोई घटना घटित हुई है, कल की घटना, कुछ भी घटना घटित हुई होगी, कल आप उठे, उसके बाद दिन भर की गतिविधि आपको पता है, आपने देखा है। 100 साल पहले की गतिविधि आपने कुछ देखा, नहीं देखा। लेकिन 100 साल पहले मतलब 1916, 1926, 100 साल पहले 1926 रहा होगा। 1926 में क्या हुआ था, कोई कोई घटना घटी, पुस्तकों में जानकारी मिलती है। यही है ना कि हमने 100 साल पहले हमारे देश, दुनिया या पूरे ब्रह्मांड में कोई घटना घटित हुई है, उसकी जानकारी हमको कोई ना कोई सोर्स से मिलती है। ठीक, तो इतिहास को जानने के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, उससे हमको पता चलता है। और स्रोत कैसे होंगे, कुछ वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले का सोर्स हमको लिखित रूप से मिल सकता है, कोई पन्ने में मिल सकता है, कोई दीवालों में मिल सकता है। लेकिन और पीछे जाते जाएं तो कोई घटना कब घटित हुई होगी उसके सोर्स लिखित रूप से आपको नहीं मिलेंगे। तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, 1000 साल पहले या 500,000 वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले की घटना की जानकारी कैसे मिलेगी। उसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ क्या है, पुरातत्ववेत्ता लोग हैं। पुरातत्ववेत्ता उनके जीवन काल को किसी पत्थर के माध्यम से, चट्टान के माध्यम से, या कोई ऐसे प्रमाण जो इतने वर्ष पुराने होंगे, है ना, सी कार्बन 14 सुने होंगे। कार्बन 14 साइंस में उपयोग होता है, वो जीवाश्म का पहचान करता है कि कितना साल वो पुराना होता है। तो किसी घटना को कितने वर्ष पुराना रहा होगा और ये क्यों हुआ होगा, वो इतिहासकार हमको जानकारी देते हैं। तो पूरे भारत में या दुनिया का अपना अपना खुद का इतिहास रहा है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक क्या है, इतिहास रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पहले क्या हुआ होगा, कितने वर्ष पहले क्या था, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। तो इतिहास को इसी रूप में समझा और जाना जाता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों इतिहास पढ़ते हैं, पता है आप लोगों को, आपको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे अभी जितने टॉपिक पढ़ेंगे उसका हमारा जीवन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ने का कारण यह होता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से प्रशासन करते रहे होंगे, किस प्रकार से रहते रहे होंगे, किस प्रकार से जीवन यापन करते रहे होंगे, समाज के लोग कैसे रहे होंगे, उन सब को देख करके भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं, वर्तमान में जिया जाता है। और यही हमारे लिए क्या होता है, एक आधार तय करता है कि हमने पहले ऐसा जीवन शैली अपनाया था, अब कैसा जीवन शैली अपना रहे हैं, आगे के समय में, भविष्य में कैसा जीवन शैली अपनाएंगे। इसलिए 3 काल होते हैं, भूतकाल जो बीत गया उससे हमको सबक लेते हैं और वर्तमान में जीते हैं, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो या हमको ऐसा बनना हो इसके लिए योजनाएं बनाते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना आपको बहुत जरूरी है।
चलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में सीधे आते हैं टॉपिक में। हमारा जो राज्य है, हमने छत्तीसगढ़ के निर्माण के संदर्भ में बहुत सारी बातें समझी है कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को पहले किसमें शामिल किया गया था, कौन से राज्य से हो होकर हम आज अपना खुद का राज्य छत्तीसगढ़ है ना। तो जो ये नक्शा जो है, इस नक्शे के हिसाब से, इस नक्शे के हिसाब से हमारा जो इतिहास, ये पूरा क्षेत्र जो है, आज का जो 33 जिला कैसे कैसे अलग अलग राज्यों से कनेक्ट रहा, क्या क्या प्रमाण मिले हैं और कैसे हमारा इतिहास चला है, इसको बहुत अच्छे से बांटा गया है। अभी बोले इतिहास के बारे में कहा गया है, इतिहास को भी समझने के लिए 3-4 भागों में बांटा जाता है, स्पेशली 3 भाग में। कौन कौन से इतिहास? पहला इतिहास होता है जो माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल में क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। मैं हर बार इतिहास पढ़ाते समय, जानकारी देते समय आप लोगों को ये शब्द बताता हूँ। इतिहास को समझने के लिए शब्द आता है कौन सा? प्राक ऐतिहासिक। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। प्राक का मतलब होता है पुराना, ऐसा इतिहास जिसके बारे में आपको कोई प्रकार से लिखित प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ये पता है कि इतने साल पुराने की घटना की बात है और अमुक चीजें घटना घटित हुई होगी, है ना। और इसके प्रमाण क्या मिलेंगे आपको? पत्थर मिलेंगे या कुदाल, है ना। पाषाण काल सुने हैं? पाषाण काल होता है जिसमें पत्थरों का काल कहा जाता है। पत्थरों से ही क्या होता है? पहचान होता है कि यहाँ का जीवन शैली कैसा रहा होगा, वो प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में कौन आएगा? कौन सा काल मानते हैं? पाषाण काल, पत्थरों के काल। औजार के रूप में किसका उपयोग? पत्थर का उपयोग, है ना। लोहे का आविष्कार नहीं। कोई जानकारी हमको मिल रही है तो लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, वो क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में कुछ चीजें हमको इतिहास के बारे में, घटनाओं के बारे में लिखित रूप से मिला। ये जो लिखा हुआ है लिखित रूप से मिल गया, है ना। बताएंगे क्या लिखा है? ये दीवार पे कुछ लिखा हुआ है तो लिखित प्रमाण है, लेकिन आप इसको पढ़ नहीं सकते, है ना। तो कौन से जमाने का है ये? आद्य ऐतिहासिक काल के जमाने का है, जिसको ये लिखा हुआ है कि वो उसी समय से लिखा हुआ है ना, अभी का नहीं है, लेकिन सही है ये, जब से हम लोग आए हैं लिखा है ये। तो ये कौन सा ऐतिहासिक हो गया? आद्य ऐतिहासिक। लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, है ना, उसका जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, मिला तो है, कोई नहीं पढ़ पाया है आज तक। तो इतिहास का दूसरा सेक्शन होता है आद्यहासिक, जिसमें हम लोग कौन सी सभ्यता को मानते हैं? सिंधु। तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, आधुनिक इतिहास, जिसका जो प्रमाण है आपको कोई भी लिपि या भाषा में आपको पढ़ते हैं तो मिलता है कि हाँ इतने साल पहले एक रामायण मिली थी, रामायण में संस्कृत में लिखी हुई पुस्तिका है, महाभारत संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ है। इससे उस समय राम के जीवन के बारे में और कौरव पांडव के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहास का 3 सेक्शन है। कौन कौन सा? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ये काल, तीनों काल हमारे छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है, ये तीनों कालों को अपने इतिहास में समर्पित किया है। तीनों काल मिलते हैं। तो हम इस तीनों सेक्शन को, प्राचीन काल के बाद था ना, अब प्राचीन काल में हमको क्या क्या छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना होगा हिस्ट्री में? प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना है। धीरे से वो समय बीतता गया, फिर हमारे यहाँ पर वैदिक काल का, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वैदिक काल से जुड़ा हुआ इतिहास है, ये पढ़ना है। रामायण काल पढ़नी है, पूरा लाइन टू लाइन है। महाभारत काल, बौद्धिस्ट का जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आगमन था, प्रभाव था, मौर्य का, सातवाहन का, वाकाटक काल का, ये लाइन टू लाइन आएगा। सबके राजा महाराजा, सबके शासन पद्धति और छत्तीसगढ़ में कैसे इन्होंने शासन प्रशासन किया है। उसके बाद प्राचीन काल का जो समय था वो बीतने के बाद एक दूसरा सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इतिहास का दूसरा काल, मध्यकाल। ये अलग विभाजन है ना, ये पढ़ने, लिपि पढ़ने के हिसाब से था। मध्यकाल का मतलब समय के हिसाब से बांटा गया है।
मध्यकाल का जो समय है लगभग 700-800 के समय के ईस्वी के समय है, और ये ईसा पूर्व का समय है। ठीक है। नागवंश, छिंदक नागवंश, अभी पूरे बस्तर के इतिहास में जितने जगह आप घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पर्यटन क्षेत्र में, सबके इतिहास का वर्णन मिलता है। तो नागवंश पढ़ोगे, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश। फणी नागवंश कवर्धा का जो मंदिर है, भोरमदेव मंदिर है ना, वहाँ स्पेशली राजा थे फणी नागवंश के राजा। बस्तर में जो बारसूर क्षेत्र है वहां पर छिंदक नागवंश का शासन था। कांकेर में कौन सा वंश था? सोमवंश। और बस्तर का जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र, वहां पे काकतीय वंश। यही जो काकतीय वंश के राजा थे जिन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया है। सभी जानकारी धीरे धीरे माइंड में अभी बैठने वाली है। उसके बाद कुछ ऐसे राजवंश थे जो छत्तीसगढ़ में, हाँ, जो अभी ये पूरे भारत के स्तर पे है, जो छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा था, है ना। ये भारत में बहुत जगह पर इन्होंने शासन किया है या उनका प्रभाव था। लेकिन स्थानीय राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे तो स्थानीय राजवंश का मतलब होता है राज्य में इनका क्या होगा, राज्य में ही उत्पन्न हुए कुछ राजा महाराजा और उसका वंशज, और राज्य में ही शासन किया, राज्य में ही खत्म हो गया, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय, जिसमें आपको राजश्री तुल्य वंश नाम का एक शासन मिलेगा, नल वंश का, शरभपुरी वंश का, पांडु वंश का, बाण वंश का, ये स्थानीय राजवंश के नाम पे जाने जाएंगे। पूरा सब चीज नया है आपके लिए, है ना। शब्द नए हैं, राजवंश नया है, लोग नए हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे बैठता जाएगा, है ना। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जोर किसी भी चीज पे, नई चीजों पे नहीं देना है, और धीरे धीरे कहानी के माध्यम से आपको बैठाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें स्टोरी है, आपको स्टोरी का है समझने में मदद करती है ना। और इससे पहले जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि आप बताइए जांजगीर चांपा का सिंचाई परसेंट कितना है, वो आपको याद करना पड़ रहा था। तो वो चीजें अब थोड़ा सा नहीं है, वो फैक्ट है, पूरे फैक्चुअल थे। आर्थिक सर्वेक्षण का नया डाटा, पुराना डाटा। अब ये धीरे से हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन आए? मराठा लोग आए थे, है ना। मराठा लोग शासन किए। फिर उसके बाद ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग आए भारत में, तो छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेज लोग आए थे। उनका शासन कैसा था? अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों से भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी ने। तो छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए प्रयास किए। तो उन सब को लेकर के बहुत सारे क्रांति भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय जो संघर्ष करने वाले थे, जनजातीय आंदोलन है बहुत सारे, सब चीज इतिहास में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पूरे सेक्शन का इतिहास का सार है, ये टॉपिक है। पहला टॉपिक अब पढ़ते हैं, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। मैं बता दिया प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। ऐसा काल या समय जिसको आप समझने के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, पत्थरों से या काष्ठ लकड़ियों से आपका उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। चलिए, पहले ही लाइन में क्या लिखा गया है, देखिए। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? प्रागैतिहासिक अभी शब्द आया कि इतिहास का, हमारी इस पूरे दुनिया में या भारत का जो इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो सबसे पहला समय काल ऐसा समय जहां से इतिहास की शुरुआत होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसका प्रमाण आपको किस रूप में नहीं मिलेगा? लिखित रूप से नहीं मिलेगा। वो आपको केवल और केवल क्या मिलेंगे? गुफाओं में, पत्थरों के माध्यम से, गुफा का इतिहास, या बहुत सारे ऐसे घटना जो किसमें आते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले कल्पना कीजिए कि इतिहास को या हमारे यहाँ मानव विकास को दो तरीके से समझा गया है ना। एक जो तरीका है समझने का वो है आध्यात्मिक स्वरूप, कि इंसान का विकास कैसे हुआ। और एक जो तरीका होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, होमोसेपियंस से लेकर के, है ना, एक बंदरों से लेकर के आज मानव तक। तो ये जो कहता है इतिहास वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, सबसे पहले जो लोग थे वो किस रूप में थे? आदि मानव के रूप में थे। और आदि मानव के रूप में थे तो बंदरों के जैसे जीवन शैली था, ऐसा भी माना जाता है।
तो उसी समय के इतिहास को लेकर देखें तो उस समय का प्रमाण आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा जागरूक हो चुके थे, वहां से हम इतिहास को समझते हैं। आदिम सभ्यता से ही हम लोग इतिहास को समझना शुरू करते हैं। तो उस समय ना ही घर था, ना ही कोई भवन था, ना ही किसी प्रकार के लोगों के पास बर्तन थे। जीवन शैली कैसा? आदि मानव के समय। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रभाव आदि मानव का जो जीवन शैली था उससे जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे स्थान छत्तीसगढ़ में आज मिले हैं, मौजूद हैं, कि आदि मानव के जीवन के रहने के प्रमाण मिलते हैं। अब प्रमाण कैसे मिलेंगे? वही लिखित रूप से नहीं है। कैसे मिलेंगे? कुछ औजार मिले हैं जिससे भारतीय पुरातत्वविद्ता ये अनुमान लगाते हैं कि इतना 100 साल पहले, इतना 1000 साल पहले यहाँ उन लोग रहते रहे होंगे। तो गुफाओं या कंदरा में रहते थे, और ये रहने का प्रमाण उस गुफा में कुछ कुछ पत्थरों से ऐसे घिस घिस के बनाया गया चित्र है ना। लोगों की आकृति बनाया गया है, शिकार करने का दृश्य बनाया गया है। उस समय कुछ जीव जंतु रहे होंगे, उसको देख करके ऐसे खरोच खरोच के गुफाओं में अंकित किया गया है। और ऐसा नहीं कि अभी कोई जा करके गुफा में लिखा गया है, उसकी पहचान की गई है कि ये उकेरा गया है, वो कितना करोड़ साल, लाख साल पुराना है ना। नहीं तो कोई ऐसा नया गुफा दिखा और आप जाके लिख दोगे और बताओगे कि ये देखो इतना लाख पुराना साल हमने क्या पाया है, खोज किया है। तो ऐसा नहीं, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की गई है कि इतना साल पुराना ये उकेरा हुआ आकृति है। तो उसको पत्थरों पे जो आकृति बनाई गई है, पत्थर को कहा जाता है शैल। शैल में की गई आकृति क्या कहलाएगी? शैल चित्र। ठीक है, पत्थरों पे चित्र बनाना क्या कहलाएगा? शैल चित्र। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपको लिखना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के हमारे यहाँ सबसे पहला इतिहास कोई मिलता है तो क्या मिलता है? प्राग ऐतिहासिक काल। और वहां पर कुछ स्थानों के नाम आपको मिलेंगे। जितने गुफा हैं, ध्यान रखेंगे, जितने गुफा हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल के होंगे, वहां ही कुछ प्रमाण मिलेंगे, है ना। गुफाओं में ही मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में। जोगीमारा की गुफा, आप देखिए ऐतिहासिक स्थल लिखेंगे, प्राग ऐतिहासिक स्थल हेडिंग में, और लिखते जाएंगे फटाफट क्या इसमें मिलता है। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ है? सबसे पहले तो ये सरगुजा, सरगुजा हो गया है, इतना तो समझ सकते हैं, सरगुजा लिखा रहा होगा। सरगुजा के समीप है। और पहाड़ी पूछा गया तो ये पहाड़ी का नाम लिख लेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी। वहां पर आप जाएं तो गुफा के अंदर बहुत लाखों साल पहले का जो इतिहास आपको मिलेगा उस शैल चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। और उकेरने के जो रंग का प्रयोग किया गया है, किसका? घेरू रंग, जिसको घेरुआ कहते हैं, घेरू रंग के माध्यम से। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी आकृति बनाई गई होगी सरगुजा की जोगीमारा में? तो मुख्य रूप से पशु पक्षी का आकृति, पेड़ का आकृति, उस समय तो वही मिलेंगे ना। अब भवन तो बना नहीं सकते, भवन कैसे बना नहीं सकते? क्योंकि उस समय भवन था नहीं। जंगल में दो ही तीन चीजें मिल सकती हैं, एक तो पशु पक्षी और पेड़ पौधे। तो उन्हीं की आकृति लगातार उस घेरू रंग से उकेरी गई थी, वो मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण याद करने योग्य बातें हैं तो ये सिंघनपुर और कबरा पहाड़ एकदम महत्वपूर्ण, एकदम कहना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर और कबरा पहाड़ दोनों किस जिले में मिलेंगे? रायगढ़। रायगढ़ में शैल चित्र में बहुत सारे ऐसे गुफाओं में चित्र मिले हैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल। ठीक है, इसमें क्या है? सिंघनपुर और कबरा पहाड़। सिंघनपुर के बारे में देखिए, सबसे पहले यहाँ की जो चित्र की बनावट है कैसे है? लाल रंग की चित्रकारी हुई है। ठीक है, कलर कौन सा? लाल रंग। सरगुजा का जो जोगीमारा का गुफा था वो घेरू रंग का। ज्यादा जोर भी देने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले ये ध्यान रखें कि सिंघनपुर या कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। रायगढ़ में क्या मिले हैं? चित्रकारी मिले हैं। चित्रकारी में अब क्या क्या चित्र मिले हैं, ये बहुत कहना चाहिए डीपली जानकारी है। शिकार करते हुए एक व्यक्ति क्या कर रहा है? हाथ में कुछ औजार लेकर के पशु का क्या कर रहा है? शिकार करते हुए दौड़ा रहा है। इस प्रकार की जो चित्र है वहां पे अंकित किए गए हैं। ठीक है, मानव की आकृतियां
और उसके बाद सीधे डंडे, ऐसे कुछ 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 भी आकृति बना दिया गया होगा। उस समय हो सकता है कि अपने भाव को व्यक्त करने का वो साधन रहा हो, है ना। तो सिंघनपुर में स्पेशली जो आकृतियां मिली हैं, अभी तक तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो क्या आकृतियां मिली हैं ये पूछा गया है, लेकिन अधिकतर प्रश्न ये आए हैं कि सिंघनपुर की गुफा या कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है। ठीक है, रायगढ़, इतना हम लोग को पता चल गया है, रायगढ़ में स्थित है। उसके बाद कबरा पहाड़ में भी ये जो है, अभी बताया ना कौन से रंग का, लाल रंग का छिपकली की आकृति बने हुए मिला है। आप अगर सर्च करें, यहाँ कबरा पहाड़ को सर्च करेंगे तो इमेज गूगल में मिल जाएगा आप लोगों को। और उस समय का जो छिपकली है वो किस प्रकार से था, आज के समय में जो वो होता है ना बिच्छू जैसे, वैसा आकृति में बनाया गया है। घड़ियाल, घड़ियाल जानते हैं? हाँ, मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर है ना। देखियो, हाँ वहीं से देख सकते हो, मैत्री गार्डन में दिखेगा। मुंह का साइज घड़ियाल का बहुत लंबा रहता है। ठीक है, उसके बाद सांभर का चित्र भी मिला हुआ है। सांभर हिरन के जैसे प्रजाति का सांभर कहा जाता है ना। ये खाने वाला इडली सांभर का जो चित्र वहां नहीं बना था, उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था, है ना। तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया है और कुछ चीजें और मिली हैं अलग अलग स्थानों से। अभी मैंने कौन से स्थान की बात की है, रायगढ़ और सरगुजा। और इनकी गुफाओं में मिला है ना, कोई ऐसे समतल स्थल पे नहीं मिला, गुफाओं में ही मिला है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया है और कई जगह पर फिर हमको पता चला कि यहाँ पे भी आदि मानव रहते थे। तो ऐसे में जैसे ये है प्रागैतिहासिक काल स्थलों में, बिलासपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, धनपुर। रायगढ़ में भी तो हो गया सिंघनपुर। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ पे पाषाण युग का एक दौर चला। पाषाण युग को भी अलग अलग युगों में बांटा गया है। पत्थरों का युग, औजार के लिए पत्थर, आग जलाने के लिए पत्थर, अभी तो आग का नहीं हुआ था आविष्कार उस समय, और अन्य काम के लिए पत्थर का ही उपयोग किया जाता था, खासकर शिकार करके। उस समय का जो स्थिति ये था, शिकार करो और उसको कच्चा खा जाओ, है ना, आग का आविष्कार नहीं हुआ था। धीरे धीरे ये पाषाण का औजार, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदिम सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, कुछ चित्र अंकित हैं ऐसा ही हमको प्रमाण मिलता है। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे बच सकते हो, पढ़ाई कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे पाषाण काल के समय को फिर बांटा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल कौन कौन सा है। समय पत्थरों का समय चल रहा था, सब चीजें पत्थरों से ही हो रहे थे। उस समय नव पाषाण काल के प्रमाण हमारे यहाँ पे मिले हैं, है ना। वहां पर कहाँ पर मिले हैं, अर्जुनी दुर्ग के पास क्या है, अर्जुनी है। यहाँ पर भी अर्जुनी है आसपास, लेकिन ये अर्जुनी कौन सा है, दुर्ग अर्जुनी। यहाँ पे क्या मिला है, हथौड़े, चित्रित हथौड़े का प्रमाण मिला है, जो किसको दिखाता है, नव पाषाण को। उत्तर पहले पूर्व पाषाण काल, पत्थर के पहले का काल, फिर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल नया, है ना। उसके बाद आया फिर लकड़ी का समय, धीरे धीरे लकड़ी का उपयोग करना सीख गए थे। यहाँ पर दो तीन जगह है, राजनांदगांव, राजनांदगांव के पास में बोनटीला, बोनटीला ये मानपुर मोहल्ला हो गया है। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी को लेकर के विवाद चल रहा था, और मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के स्थान पर चितवा डोंगरी को अब कहाँ लेता है, बालोद जिला। अब पुस्तकों में चितवा डोंगरी को कहाँ दिखाता है, बालोद जिला में। आप लोगों ने एक गांव सुना होगा, सहगांव, रोड में पड़ता है, वहां से चितवा डोंगरी जाने का रास्ता लिखा हुआ है सहगांव का, सुने होंगे। तो ये प्रमाण किसके हैं, पत्थरों के काल के कुछ जगह पर आपको मिलेंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन एक दिन में इतने सारी जानकारियां दिमाग पे आपको बैठाना संभव नहीं है। धीरे धीरे रायगढ़ का कबरा पहाड़ और सिंघनपुर के गुफा, उसके बाद पाषाण काल में, नौ पाषाण काल की कहाँ, चितवा डोंगरी। इसके बारे में पूछा गया था कि इसका आविष्कार, या आविष्कार नहीं बोल सकते, खोज
इस गुफा की खोज किसने की थी? CGPSC में आया है, अभी है इसका, है ना, रामेंद्र नाथ मिश्र करके है। उसके बाद रायगढ़ का एक जगह है टेरम, सिंघनपुर और क्या एक था, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, और वो दोनों पाषाण काल के समय के, और ये नव पाषाण काल में कौन आएगा? टेरम। उसके बाद कुछ ऐसे जगह पर आपको पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के उपयोग करने के लिए प्रमाण मिलते हैं, और पत्थरों का उपयोग करके समाधान बनाए जाते हैं, तो पत्थरों को ही रखकर बड़े बड़े क्षेत्र को घेर के रखा गया है। कहाँ कहाँ पे? करही भदर सुने होंगे, हाँ, करही भदर, चिरचारी, सोरर, ये दुर्ग के आगे बालोद जिला पड़ता है, ये है ना, बहुत आगे है, दुर्ग के पास लिख दिया गया है। लेकिन कहाँ मिलेगा आपको? धमतरी रोड, बालोद से धमतरी रोड, धमतरी से जस्ट कुछ किलोमीटर पहले करही भदर है, चिरचारी है, सोरर है। यहाँ पर क्या है, बड़े भाठा जो इलाका है वहां बड़े बड़े पत्थरों के क्या हैं, घेरे हैं, पाषाण घेरे, तो ये आपको मिलेंगे वहां पर। शव गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग भी किया जाता था, है ना। पहले जब लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, जलाते तो नहीं थे, है ना, लेकिन उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, तो आसपास बड़े बड़े पत्थरों के घेरे लगा दिए जाते थे। फिर इतिहास में कुछ और हैं, स्तंभों में काष्ठ स्तंभ, लकड़ी के क्या मिले हैं, स्तंभ मिले हैं। और लकड़ी के स्तंभ में क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे मृतक स्तंभ मिलते हैं, जो कोई व्यक्ति को किसी क्षेत्र पे दफना दिया गया, तो उसके बाद एक बड़ा सा स्तंभ बनाया जाता है, और उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी लिखी जाती है। देखिए होंगे बस्तर में बहुत जगह पर पिलर बनाया जाता है लकड़ी के स्तंभ, है ना। और कहाँ कहाँ पे ऐसे मिलेंगे, या फिर पूरे क्षेत्र को लकड़ी के स्तंभ से घेर करके बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से घेराबंदी किया जाता है। और ये तो विशेष प्रसिद्ध है कि बस्तर क्षेत्र में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थान स्पेशली जो पूछा जा सकता है, ये नाम सुने, याद रखेंगे, जो टिक लगा रहे हैं उसको तो याद रखेंगे, डिलमिली, चित्रकोट, किलेपाल, चिंगनार, मसेनार, ठीक। ये उसका नीचे में सार है। अब सार क्या है, पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से स्थानों को मानते हैं, पाषाण काल का भी 4-5 व्यवस्था है। पूर्व पाषाण काल में महानदी घाटी सिंघनपुर, मध्य युग में कबरा पहाड़, उत्तर में महानदी घाटी धनपुर और सिंघनपुर। उसके बाद नवपाषाण काल के अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, ठीक है। छोटे छोटे स्थानों के नाम हैं जो इतिहास में इस सेक्शन से जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसी के इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं। धीरे धीरे बीतता गया समय, और हमारे यहाँ पर और छोटे छोटे स्थानों की खोज की गई, है ना, और छोटे छोटे स्थान मिले। अब स्थान में आप लोगों का फिर काम बढ़ता गया याद करने के लिए। 2-4 स्थान तो हो गए, सिंघनपुर और कबरा पहाड़, है ना। अब देखिए सेक्शन जो बांटा गया था उस समय, सिंघनपुर और कबरा पहाड़ तो मिल गए पूरे इतिहास में। फिर बोतलदा मिला रायगढ़ में, छापामार, रायगढ़, भंवरखोल, जीधा, सोनबरसा, ये सभी कहाँ हैं, रायगढ़। उसके बाद गढ़ धनौरा, गढ़ चंदेला, कांतीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा, खड़गा घाट, घाट लोहंगा, ये कांकेर में है। ये चीजें मिली, धीरे धीरे याद होगा, जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। वो सिंघनपुर और कबरा पहाड़ को कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर में रायगढ़ में ही जितने ज्यादा गुफा में प्रमाण मिले हैं, सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, रायगढ़ में जितने गुफा मिले हैं वहां पर आदि मानव रहते रहे होंगे। तो कबरा पहाड़, सिंघनपुर, महानदी घाटी, तीनों काल पाषाण काल के में इतिहास की जानकारी आपको देता है। नवपाषाण काल का जो समय था वो ये था, अर्जुनी, दुर्ग, टेरम, रिपीट हो रहा है बार बार, ये हो गया। चितवा डोंगरी, बालोद, डोंडीलोहरा के पास, ठीक है। महापाषाण युग में करही भदर, सिरचारी, ये दोनों लिखेंगे।
हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है वो कहाँ मिली है? रायगढ़ जिले से मिली है ना। और रायगढ़ में भी कहाँ मिला है? कबरा पहाड़ में सबसे ज्यादा। और सबसे पहले कहाँ मिला? तो सिंघनपुर। सबसे ज्यादा रायगढ़ में भी सबसे ज्यादा कहाँ? तो कबरा पहाड़। और सबसे पुराना कौन? सिंघनपुर। आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें इसकी खोज किसने की? कबरा पहाड़ की खोज किसने की? उसके बाद चितवा डोंगरी की खोज किसने की? रविंद्रनाथ मिश्र है। उसके बाद इसमें आ, कांकेर के बहुत सारे स्थलों के नाम आपको मिलेंगे, जिले वाइज मिलेंगे, है ना। तो जब आप पढ़ें या फिर इसका जो मिलेगा जानकारी नोट्स, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से इसको और भेज दूंगा। प्राचीन काल में आदि मानव का जो समय था वो धीरे धीरे क्या होता गया? बीतता गया। और इतिहास में कौन सा समय आया? वैदिक काल। वैदिक काल के इतिहास को देखें तो हमारे यहाँ पे वैदिक काल के पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई। सबसे पहले इतिहास में किसकी सभ्यता को पढ़ते हैं हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इस स्थिति में देखें, भारत के ऊपर यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ प्रमाण मिलते हैं, उसके बाद यहाँ मिलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस हिस्से तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं होता। तो सिंधु घाटी छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में, छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में सिंधु घाटी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर दूसरा, छत्तीसगढ़ का इतिहास फिर किससे कनेक्ट है? वैदिक काल। हमको पता है कि सिंधु घाटी के लोगों को क्या करके, आक्रमण करके, इतिहासकारों को कहना है कि हमारे यहाँ पर बाहर से क्या है, कौन सी सभ्यता आई? आर्य आए। कौन आए? आर्यों का आगमन हुआ। और आर्य का जो समय था वो वेदों का समय था। उन्होंने ही वेद पुराण लाए। और वैदिक सभ्यता को दो शाखा में बांटा जाता है ना, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक, है ना। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक का समय था और उसके बाद आया उत्तर वैदिक। तो जो ऋग्वैदिक का समय था, छत्तीसगढ़ में ऋग्वैदिक का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है ना। ऋग्वैदिक के जितने भी ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद के बहुत सारे श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, उसमें कहीं भी किसका उल्लेख नहीं मिलता? छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता, है ना। ये जो समय अब आ गया, सिंधु बोला तो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। इससे पहले मैंने बहुत सारे गुफाओं का उल्लेख किया, प्रमाण लिखित नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? प्राग ऐतिहासिक। अभी मैंने सिंधु लिखा था, वो आद्य ऐतिहासिक। अब जो ये वैदिक आएगा वो ऐतिहासिक काल। इसके प्रमाण आपको लिखित रूप से मिलेंगे, वेदों में के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। तो ऋग्वैदिक का प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इस 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय बीतता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय आता है, तो एक थोड़ा सा उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक में क्या मिलता है? हमारे यहाँ पर नदी पढ़े हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में नदियां पढ़े हैं। तो एक नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी, या नर्मदा नदी में स्पेशली नर्मदा हमारे यहाँ नहीं बहती, लेकिन बंजर और ताड़ा करके दो नदियां उसमें जाकर के क्या होता है? संगम होता है, मिलता है। तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा सेम रहा है। उस समय एक उल्लेख मिलता है रेवा नदी के नाम से। ये आपको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही शब्द का उल्लेख है। रेवा नदी नर्मदा का क्या है? पुराना नाम। तो जब हम वैदिक या वेद को पढ़ते हैं, तो वेद में पढ़ते समय हमको जब उत्तर वैदिक सभ्यता का उल्लेख देखते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है रेवा नदी। ठीक है। अब उसमें अब ये भी आ चुका है कि उत्तर वैदिक काल के किस ग्रंथ में रेवा नदी का उल्लेख था। तो एक था ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण? कौशितकी ब्राह्मण। हमने इतिहास, भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे, फिर से पढ़ें तो ध्यान रखेंगे, वेद अलग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ अलग होते हैं, पुराण अलग होते हैं, उपनिषद अलग होते हैं। वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ में एक शब्द आया कि
श्लोक में कि जो छत्तीसगढ़ है भारत के बीचों बीच स्थित है, कैसे देख लेते हैं। ये है किस उस समय की स्थिति, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक साथ, है ना। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, और यहाँ से जाती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसी का उल्लेख है कि विंध्याचल पर्वत का वर्णन है, और विंध्याचल पर्वत के साथ साथ उसके नीचे एक नदी बहती है। वो कौन सी नदी है, रेवा नदी, जो आज के समय में कौन सी नदी के नाम से उनको जानते हैं, नर्मदा नदी के। ऐसा ही निकलता है ना, विंध्याचल पर्वत बीचों बीच है, उसके जस्ट नीचे से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ऊपर एक और नदी जाती है, सोन नदी। ठीक, तो उतने समय तक ऋग्वेदिक 500 साल तक, 600 साल तक, फिर उत्तर वैदिक में धीरे से ऊपर के जो आर्य लोग थे उन लोग धीरे से छत्तीसगढ़ में आए थे। अब ये जो समय बीत गया, कुछ प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। अब तक जितने लेखकों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा है उन्होंने यही प्रमाण अब तक दिए हैं, जिसको बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा वाले बुक में छाप के पढ़ाया है। अब धीरे धीरे और लोगों ने लिखना शुरू किया तो और बहुत सारे इतिहास की जानकारी हमको मिलेगी। अभी तो केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं आप। अगर आप इतिहास पढ़ने के दृष्टिकोण से पढ़ें या फिर समझने के दृष्टिकोण से पढ़ें तो और इनके अंदर जानकारी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। ठीक, तो इतिहास का सबसे पहला कौन सा समय था, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, जहां पे केवल पत्थरों के प्रमाण मिलते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल, कोई प्रमाण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। फिर उसके बाद वैदिक काल में, ऋग्वैदिक में कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक का समय आता है तो हमको थोड़ा सा एक नदी बस मिलता है और विंध्याचल पर्वत। फिर इसके बाद धीरे से समय बीतता गया और भारत के इतिहास में कौन सा काल आया, रामायण काल। क्योंकि रामायण काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें कहानी के माध्यम से होता है। सभी लोगों ने रामायण काल के बारे में और छत्तीसगढ़ का कनेक्शन पढ़ा ही होगा। देखिए इसमें एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला लाइन क्या कहता है, रामायण का काल किसको कहेंगे, रामायण के काल का मतलब है कहां से शुरू होगा, राम भगवान से नहीं। छत्तीसगढ़ में राम भगवान से पहले रामायण काल का इतिहास रहा, राम का इतिहास से पहले। हाँ, राम की माता कौशल्या नहीं, कौशल्या। हाँ, वो मात्रा वाले में ना वर्तनीय शुद्धि में पूछता है कौशल्या है कि कौशल्या है ना। तो आप लोगों ने रामायण काल और छत्तीसगढ़ का कनेक्शन कितना समझा है नहीं पता, लेकिन ध्यान से समझें तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन है। पहला लाइन कहता है रामायण काल के समय में विंध्य पर्वत, अभी मैंने एक विंध्याचल पर्वत बनाया था भारत के बीचों बीच, विंध्य पर्वत के दक्षिण में अर्थात नीचे तोसल नाम का एक शक्तिशाली क्या था, राजा था। राजा का नाम क्या था, राजा नाम का एक शक्तिशाली राजा था, और उस राजा के कारण से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, कौशल पड़ा था। और कौशल के कारण से क्षेत्र का नाम कौशल, तो कौन सी बोली बोली जाती थी, कोसली बोली। छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली कौन सी है, यह ये पूछा जाता है ना, कौन सी है, कोसली। कोसली होने का कारण क्या है, हमारे एरिया का नाम कौशल था। कौशल क्यों था, क्योंकि यहाँ कौशल नाम का राजा था। ठीक, अब उसके बाद समय बीतता गया और ये हुआ कि जो भारत का जो क्षेत्र था, इसमें देखिए ये दो भाग में बट गया। कौशल कितने भाग में बट गया, दो भाग में। ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाया, उत्तर कौशल, और नीचे का क्षेत्र क्या कहलाया, दक्षिण कौशल। इसको देखें, छत्तीसगढ़ का जो विंध्याचल पर्वत का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, भारत को मान लेंगे ऐसा है ना। विंध्याचल पर्वत ये है बहुत लंबा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था,
कौशल। कौशल को दो भाग में बांटा गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। ठीक, दक्षिण कौशल को आज का हम लोग छत्तीसगढ़ मानते हैं और उत्तर कौशल क्या कहलाता था, किसका क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, अयोध्या का क्षेत्र। ठीक है, अब दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा को क्या कहते थे हम लोग, दक्षिण कौशल। अब फिर से सुनिए, कौशल राजा तो गया, टाइम खत्म। अब दक्षिण कौशल में एक राजा हुए, उत्तर कौशल में अलग राजा चला, दक्षिण कौशल का अलग राजा चला। उत्तर कौशल अयोध्या क्षेत्र कहलाया, दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ कहलाया। छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल में एक राजा हुए जिसका नाम था भानुमंत राजा हुए। ठीक, भानुमंत राजा हुए, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कौशल्या। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बात याद इसलिए रखना है क्योंकि आपको इतिहास की कुछ भी जानकारी पूछी जा सकती है। कौशल क्षेत्र दो भाग में बटा है, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल हमारा छत्तीसगढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा दक्षिण कौशल कहलाता है। उसमें एक राजा हुए भानुमंत। भानुमंत के क्या हुए, पुत्री, और उसका कोई पुत्र नहीं था। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। अब कौशल्या का विवाह किससे हुआ, दशरथ से, राजा दशरथ से, और ससुराल चले गए कहाँ पे, उत्तर कौशल, अयोध्या। अयोध्या ही तो है ना राम भगवान का जो मुख्य। अब देखिए अब क्या हुआ, क्योंकि उस समय कोई उत्तराधिकारी नहीं होते थे, तो अगर पुत्री का विवाह जहां कर दिया जाता था तो जो राजा से विवाह हुआ है वो क्षेत्र भी उन्हीं का हो जाता था। तो उस समय दशरथ का भी ये क्षेत्र किसको मिल गया था, दशरथ को मिल गया था, है ना। अब क्योंकि राम का जन्म हुआ तो दक्षिण कौशल क्या हुआ, राम जी के ननिहाल, नाना गांव या मामा गांव दोनों बोल सकते हैं, है ना। कौन सा गांव, नाना गांव या मामा गांव। ठीक, तो इसी कारण से आप लोगों की परंपरा है ना कि हमारे यहाँ राम भगवान हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के क्या हैं, भांजे हैं। तो भांजे किस रूप में है, भगवान के रूप होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक परंपरा रही है कि जो भांजे भांजियां होती हैं उसका क्या किया जाना चाहिए, पैर छूना चाहिए। भांजे क्या होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। यही कौन, राज्य की किसी, भारत के किसी भी राज्य में ये परंपरा नहीं है। भांजे लोग जाकर के मामा जी का पैर छूते हैं बाकी जगह पे, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो किसका प्रतीक माना गया है, भगवान राम का। अब ये देखिए इसमें भानुमंत राजा जिसकी पुत्री कौन थी, कौशल्या थी। कौशल्या राजा दशरथ की 3 रानियों में पहली रानी थी और राम की माता थी। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इस कारण से कौशल राज्य दशरथ के क्षेत्र को मिल गया था, है ना। इस तरह से अयोध्या का हिस्सा और बाद में राम यहाँ का भी शासक हुआ था। कब, जब बाद में जब समय हुआ राजपाट मिला तो बाद में राम का शासन क्षेत्र मिला था। यहां तक समझ में आ गया। जब उसके बाद राम को क्या हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास यहां से शुरू होता है, रामायण काल का। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो वो अपने वनवास का जो समय है, वन में क्या करना है, वास करना है। आज अभी छत्तीसगढ़ में 44% वन है, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत बन रहा होगा, 90 से पार रहा होगा। मतलब उनको वन क्षेत्र में जीवन काटना था, उनको चलते चलते श्रीलंका जाना था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये तो घटना घटती गई और प्रस्थान होता गया। लेकिन इनका जो समय था ये था कि छत्तीसगढ़ के ही हिस्से में अपना जीवन काटा। ये कहा जाता है, लोगों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि 14 वर्ष में 9 वर्ष तो ये छत्तीसगढ़ में ही गुजारे हैं, है ना। अलग अलग इतिहासकार ने
जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़े तो मध्य प्रदेश के इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश में समय बिताया है लिखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जस्ट नीचे का जो जंगल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाले वहां समय बिताया है लिखते हैं। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको इतिहास में बताया है। जो पुस्तकों में है मैं वही बातें बताऊंगा, है ना। कौन कहाँ समय बिताया वो इतिहासकार लिख के चले गए हैं, मैं इसमें अब कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकता। तो देखिए 9 साल बोला था, कितना साल, 10 साल बिता दिए हैं। ये जो घटना हुई वो छत्तीसगढ़ की है, पहचानते इसको, सबरी है ये। रामायण तो पढ़े ही होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हो रामायण को? रामायण को ना ही आप लोग पढ़े हो ना ही सुने हो, केवल सीरियल देखे हो, ठीक है ना। उसके अलावा आपने किसी यहाँ रखा हुआ है रामायण, कभी आपके घर में भी रामायण रखा हुआ होगा, पढ़िए, वही सत्य है। सीरियल क्या है, बहुत सारी चीजें सीरियल को सेट करने के लिए बताया गया है। असली कहानी आपको क्या मिलेगी, रामायण में, है ना। रामायण देखे हो ना पुस्तक, रामायण नहीं देखे हो, नहीं देखे। आपने रामचरितमानस देखा है, रामायण भी नहीं देखा है। रामायण टोटली संस्कृत में लिखी गई ग्रंथ है, और रामचरितमानस जो जगह जगह पर रामायण का पाठ होता है और रामायण प्रतियोगिता होता है, वो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ना कि रामायण का पाठ। सब अलग है। वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है रामायण, और तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। तो आपके घर में जो होगा वो रामचरितमानस की किताब होगी, वाल्मीकि रामायण होंगे, लेकिन वो पूरा संस्कृत में रहता है। देखिए अब, तो शिवरी नारायण एक ऐसा स्थान है जहां पर किसने बेर खाए थे, राम ने। तो रामायण काल में कनेक्शन कैसे जोड़ते जाएंगे, जो जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटी है किसके संदर्भ में, राम लक्ष्मण सीता, है ना, वनवास के संदर्भ में, वो रामायणकालीन घटनाएं कहलाएंगी। माना जाता है कि लव और कुश किसके पुत्र, उनका जन्म भी कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है ना। लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में। स्थान कहाँ है, तुरतुरिया, 12वां पारा में हुआ था। जब समय बीतता गया और लव और कुश बड़े हुए, क्योंकि दशरथ भी उस समय देहांत हो चुका था, राम वनवास से वापस आ चुके थे, लव कुश का जन्म हुआ। तो जो बंटवारा हुआ था कौशल का क्षेत्र का, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, तो जो लव है उसको उत्तर कौशल मिला था और कुश को दक्षिण कौशल मिला था। इसी कारण से जो सिरपुर क्षेत्र है उस समय उसकी राजधानी थी, कुश स्थली कहलाती है सिरपुर। किसकी राजधानी, कुश की राजधानी थी। और उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण को फिर से रिपीट करें, आप रिवीजन करें घर बैठ में, जो लिखे हैं आप लोग, उसमें रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल। अभी एक पेपर में छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर आया है, मंडी वाले में एक प्रश्न आया है ना, कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है। पेपर दिए थे मंडी इंस्पेक्टर, तो उसको गोंडवाना कहा जाता था, है ना। वैसे ही रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, और महाभारत काल में प्राग कौशल, अलग अलग नाम है ना, तो ध्यान रखेंगे नाम को, ये फिर से रिपीट होंगी। चलिए, जब हम लोग बात करते हैं रामायण काल की स्थान जो राम से कनेक्ट हैं, तो पहला स्थान लिखेंगे सरगुजा। सरगुजा में जब वनवास का समय व्यतीत हो रहा था तो कुछ स्थान पर जहां पर राम लक्ष्मण सीता रुके थे, उसी स्थानों का नामकरण किया गया है। एक गुफा, बेंगरा मतलब होता है गुफा, बेंगरा मतलब गुफा होता है। तो सीता का जो आवासीय स्थान था सीता बेंगरा, लक्ष्मण का लक्ष्मण बेंगरा। कुछ और स्थान है जो रामायण काल से संबंधित है, जैसे हाथी पोल की गुफा, है ना। उसके बाद एमसीबी, मणिन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, यहाँ पर एक जगह है सीतामढ़ी हरचौका। ये ऐसा स्थान है, छत्तीसगढ़ का जो सिर देखते हैं आप लोग इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ का जो ये सिर दिखते हैं यहाँ पर है, यहीं से माना गया है कि ऐसे ऐसे राम ने क्या किया है छत्तीसगढ़ में
प्रवेश किया था वनवास के समय में। तो राम वन गमन पथ जो कॉन्सेप्ट है ना, तो राम वन गमन मतलब होता है 14 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के किस किस स्थानों पे क्या किया है, घूमा है, गमन किया है। तो सबसे पहले कदम कहाँ रखे हैं, वो है प्रवेश राम का मणिनगर चिन्मिली भरतपुर का, सीतामढ़ी हरचौं का। उसके बाद बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें जांगीर चांपा के 2-3 स्थान को पढ़ा जाता है। खरोद, खरोद एक ऐसा स्थान था जहां पर खर और दूषण, अब रामायण तो देखिए हो, अभी बताया ना सब देखिए हो, खर दूषण कौन थे, राक्षस थे। अब छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने कहा है कि खरदूषण जो नाम के 2 राक्षस थे, उनको राम ने अपने वन प्रवेश के गमन के दौरान क्या किया था, इन दोनों को, इनके साम्राज्य को तहस नहस किया था और आगे बढ़ गया था। उनके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे तो एक स्थान था कहाँ, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में राम जी ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे, इतिहास में ये पूछा भी जाता है। तो ये इसका कनेक्शन है। फिर बलौदा बाजार में है बारनवापारा अभ्यारण्य, यहीं पे अभी देखें तुरतुरिया, यहाँ पर ही कौन थे, रामायण लिखने वाले व्यक्ति जिसका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि का जो कुटिया था, उसका आश्रम था, जिसको हम लोग बोलते हैं तुरतुरिया आश्रम। कौन सा आश्रम, तुरतुरिया आश्रम। यहीं पर सीता माता ने शरण लिया था और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने रामायण के हर कांड, कांड में बता हुआ है ना, रामायण के कितने कांडों में बता हुआ है, रामायण में रामायण क्या है, ग्रंथ है, सीधी बात। और ग्रंथ भी किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य कहलाता है। कौन सा काव्य है वो, महाकाव्य। हिंदी में एक शब्द आता है खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य वो ऐसे ग्रंथ को कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की घटनाओं को लंबा क्या करे, हर एक स्टेप में उल्लेखित करे, ऐसा ग्रंथ महाकाव्य कहलाता है। और खंड काव्य किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी घटना को कहीं बीच से या किसी अधूरे से शुरू करके बता दे, वो खंड काव्य। तो रामायण क्या है, महाकाव्य ग्रंथ है। और इसको कैसे बांटा गया है, कांड में। इसमें कितने कांड हैं, रामायण कितने कांडों में बटा हुआ है, कितने कांड, 8 कांड। ठीक है, सब लोग धार्मिक व्यक्ति हो, देखने से लगता है आप लोगों को है ना, तो कुछ जानकारियां, अपने धार्मिक जानकारियां क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा कांड आता है, अंतिम कांड कौन है, अंतिम कांड है उत्तर के बाद ही आता है ना। जिस सुंदर कांड में किसकी बातें हैं, सुंदर कांड और लंका कांड दोनों के बीच का समय है ना। ये लव कुश कांड का मतलब है कि इस समय की जो घटनाएं इसमें उल्लेखित है, लव कुश कांड 8वां कांड इसी को माना गया है। बाकी जो राम की वापसी तक का मूल रामायण का कांड है ना, 8वां कांड इसी लव कुश को माना गया है। धमतरी में भी प्रमाण मिलते हैं किसके, राम के। इसलिए राम वन गमन पथ का उल्लेख मैंने उस समय किया था। सिहावा का पर्वत है जहां पे कौन सा आश्रम है, सिंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, सिंगी ऋषि के एक शिष्य थे जिसका नाम था महानंदा, याद आ रहा है। महानंदा के कमंडल क्या हुआ था, जिससे किस नदी का उद्गम हुआ है, महानदी का। कांकेर में भी एक स्थान है क्या, पंचवटी। कौन सा स्थान, पंचवटी। अब पंचवटी में क्या हुआ था, रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ था, वो घटना हुआ था, वो कांकेर में है। ये छत्तीसगढ़ के रामायण लिखने वाले व्यक्तियों के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है ना। और अलग अलग लोगों ने इसके पंचवटी के नाम से अलग अलग अवधारणाएं दी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट। कैसे कर्नाटक का पंचवटी ज्यादा सटीकता से लोगों ने प्रमाणित किया है कि कर्नाटक में एक पंचवटी है जहां सीता का हरण हुआ था।
और यहाँ एक पंचवटी, वहां पे कुछ कुछ चबूतरा बना दिया गया है, यही से हुआ है। अभी जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश में एक पंचवटी स्थान है, उसको माना है कि यहाँ से, अभी इसलिए मैं स्पष्ट किया हूं कि आप केवल एक ही जानकारी को लेकर के ना बैठे रहें, है ना। महाराष्ट्र का भी है, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश को मानते हैं, और ये महाराष्ट्र वाले नासिक को मानते हैं कि हमारे यहाँ से हरण हुआ है। छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ से, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या किया है, क्रेडिट दिया है। जब माना दिया है, तो इसको लिखें थोड़ा। हो गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। तो ये है रामायण काल की कुछ बातें। बस्तर और रामायण, बस्तर में रामायण काल का भी एक अलग से रूपरेखा है। जैसे कांकेर पंचवटी के बाद यहाँ पर मूल जो क्षेत्र है बस्तर को क्या कहा जाता है, धीरे धीरे नॉलेज बढ़े। अब इसी को हमने एक सेक्शन बना के पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, अलग से पढ़ना पड़ा ना। अब देखिए कनेक्शन ये है कि जब राम राम अलग अलग वन गमन पथ जो बना हुआ है वैसे ही हम लोग समझे, तो धीरे धीरे सीतामढ़ी हरचौका गए, रामगढ़ की गुफा गए, शिवरी नारायण गए, फिर तुरतुरिया आश्रम से ऐसे होते हुए चंदपुरी, है ना। फिर लोमस ऋषि आश्रम, ये कहाँ है, धमतरी में ही है। उसके बाद राजिम ऋषि, जगदलपुर, रामाराम, सुकमा, ये सब ऐसे स्थान हैं जहाँ पर राम वन गमन पथ का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर उस समय बस्तर पूरा क्षेत्र है दंडकारण्य। दंडकारण्य नाम होने का कारण है कि वहाँ एक क्या रहता था, राक्षस। राक्षस इतिहास पढ़ें तो उस लंबा चौड़ा इसके बारे में कहानी है। तो मैं सीधा, क्योंकि ये कहानी तो पूछा गया नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि जब इस क्षेत्र में वो गए थे तो बहुत सारी घटनाक्रम हुआ। दंडक राक्षस को इन्होंने क्या किया था, मारा था। उसके बाद एक मतलब इतिहास जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने लिखा है उसमें, फिर आगे जाते गए, फिर एक मिला गीदम, है ना। क्या मिला, गीदम, सुने होंगे नाम। गीदम में फिर एक घटनाक्रम है कि जब, क्योंकि पंचवटी में सीता का क्या हो गया, हरण हो गया, तो लक्ष्मण और राम आगे बढ़ रहे थे, तो गिद्धराज एक पक्षी ने क्या किया था, लोकेशन बताया था। देखे होंगे, देखी ही हो आप लोग सीरियल में, है ना। तो वो गिद्धराज पक्षी कहाँ का स्वामी था, गीदम का। उसके जो पैर पंख जो कतर दिए जाते हैं उसके बाद जो गिरता है वो स्थान क्या था, गीदम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, लिखा हुआ है उसके बता रहा हूँ मैं, ये कोई कहानी नहीं है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बारसूर क्षेत्र, वो भी राम से संबंधित क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र दंडकारण्य राक्षसों का इलाका था, ऐसा माना जाता है। बारसूर, वहां पर भी बाणासुर नाम का क्या था, राक्षस था। उसको भी किसने मारा है, राम ने मार करके आगे बढ़ा था। आंध्र प्रदेश होते हुए, है ना, सीधा कहाँ चले गए, तमिलनाडु, रामेश्वरम गए, रामेश्वरम से श्रीलंका किससे गए, हाँ पैदल गए, है ना, पुल के माध्यम से। मतलब पानी जहाज नहीं बोलोगी क्या। ये था रामायण काल का ये कुछ कुछ घटनाक्रम। स्थानों के नाम याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर है। अभी 75 स्थानों को चयनित किया गया है राम वन गमन पथ के लिए, जिसमें 9 स्थानों पर क्या बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, सौंदर्य अंकित किया जाए। 9 जगह का नाम जिले सहित याद रखें भाई, है ना। ये कौन सा जिला,
एमसीबी, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, शिवरी नारायण, जांजगीर, तुरतुरिया, बलौदा बाजार। हाँ ठीक। लोमस ऋषि और कहाँ है? सिहावा, है ना। राजिम, सप्तऋषि सिहावा, जगदलपुर, रामाराम। और ये है चंदखुरी में रामायण काल से संबंधित स्थल है कौन सा? कौशल्या माता मंदिर। यहीं पर एक बहुत बड़ा हनुमान का भी मूर्ति स्थापित किया गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अब देखिए हम लोग पाषाण काल से कौन से काल तक आ चुके हैं? रामायण काल। इसमें कल हम लोग बात करेंगे महाभारत काल। जल्दी जल्दी खत्म होगा, लिखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, मूल बातों को लिखते जाएं और समझते जाएं। महाभारत में 5 पांडव के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा बनाएंगे गणित। साधारण ब्याज के प्रश्नों को आप लोगों ने बनाया था, बना के देखा था। नया टॉपिक डालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हो गया था ना। कुछ प्रश्न है साधारण ब्याज के, बड़े प्रश्न, तो टेस्ट भी लूंगा, उसके माध्यम से होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साधारण ब्याज से बिल्कुल ये अलग है। चक्रवृद्धि कैसे जोड़ा जाता है उसको समझे। अभी तक हमने क्या किया है, साधारण ब्याज को समझा कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को उधार देता है ना। साधारण ब्याज में क्या होता था, उधार दे दिया गया और उधार देने के बाद एक ही चीज दोनों में अंतर करती है, उधार देने के बाद जो ब्याज की दर है वो क्या हो जाता है, फिक्स था, इतना % ब्याज देना है। यहां पर इसमें भी ब्याज दर क्या होगा, फिक्स होगा। उधार की राशि अगर 100 रुपया है, दर भी फिक्स है। यहां पर उधार की राशि 100 रुपया है, दर भी फिक्स है। समय के अनुसार रुपये पैसे में बदलाव आता है। मान लो उधार लिया गया है या दिया गया है, आप जैसा भी समझे, कितने रुपए का उधार दिया गया, 100 रुपया का। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि में थोड़ा सा अंतर देखिए, 100 रुपया का उधार दिया गया, 5% के रूप उधार दिया गया, 2 साल में क्या करना है, उनको लौटाना है। ठीक है, क्या करना था, 2 साल में लौटाना था। तो 100 रुपया का 5% हम लोग क्या करते थे, मूलधन गुना दर गुना समय और 100। तो हम लोग उधार लिए हैं उसको तो लौटाएंगे ही, लेकिन ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। अब ब्याज यहां से निकलेगा, ये 100 कट गया, कितना रुपया 2 साल में ब्याज लगा इसको, 10 रुपया ब्याज लगा। हमने 2 साल को एक साथ 5% में मूलधन में सीधा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। चक्रवृद्धि में क्या करना पड़ता है, हर साल, ध्यान करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हर साल एक चक्र चलता है। चक्र मतलब
हर साल क्या करेगा, चक्र चलेगा, और एक चक्र पूरा हुआ तो पैसे में क्या हो जाएगा, मूलधन में वृद्धि। समझने के लिए है ये, है ना। एक चक्र चला साल का और मूलधन में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे करें, निकालने का तरीका देखिए। हमने क्या किया था, 100 रुपया उधार लिया था। ये सेठ साहूकार लोग ज्यादा करते हैं, है ना। 100 रुपया आपको उधार दिया और बोला कि 5% लूंगा, ठीक है। कितने साल के लिए ले रहे हैं आप, 2 साल के लिए। तो साधारण ब्याज से लोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से लोगे, तो सेठ ने कहा मैं चक्रवृद्धि ब्याज लेता हूं, साधारण ब्याज में मुझे घाटा होता है। तो ठीक है, 2 साल बाद आना। 2 साल बाद गया तो ये अभी बोला ना चक्र, एक चक्र चला तो वृद्धि किया जाएगा। तो 1 साल तक समय, 2 साल है, लेकिन 1 साल पूरा होते होते एक चक्र होगा, 1 साल में 365 दिन या 1 साल सीधा। तो 1 साल में कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपये में 5% मतलब 5 रुपया देना पड़ेगा ना। तो जब 1 साल पूरा हुआ तो ब्याज कितना लगा इसको, 5 रुपया, ठीक। यहाँ 2 साल का एक ही बार में निकाल दिए, 2 लिख करके। लेकिन ये वो चक्रवृद्धि ब्याज में वो हर साल गिनेगा पैसे को। ये 5 रुपया क्यों कैसे आया है, ऐसे ही 1 साल का निकाल लिए तो 100 का 5%, 5 रुपया। अब ये 5 रुपया क्या बन गया, 100 रुपया तो आप उधार लिए थे। अब ये 5 रुपया में ब्याज, 1 साल, एक चक्र पूरा हो गया ना, साल पूरा हो गया, तो अब 5 रुपया का मैं जोड़ूंगा। अब सेठ कहता है 5 रुपया को मैं ब्याज, 1 साल का ब्याज 5 रुपया लग गया। अब ये कितना बन जाएगा, 105। अब तुमने 2 साल तक पैसा रखा है, 1 साल में 5 रुपया लगा। अगले साल जब ब्याज लगेगा तो मूलधन के रूप में 100 रुपया ना लग करके मैं क्या रखूंगा, 105। अब इस 105 का 5% की दर से 1 साल का क्या निकालना पड़ेगा, फिर से साधारण ब्याज। एक एक साल, एक एक साल, एक एक साल कर करके 1 साल का फिर ब्याज आएगा। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, है ना। कितना जाएगा, मान लो 5 रुपया 25 पैसा आया, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको पहले साल 5 रुपया देना पड़ा, दूसरे साल 5 रुपया 25 पैसा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर 100 रुपया देना पड़ा, प्लस 5 और 5 10 रुपया 25 पैसा। तो साधारण ब्याज में लेता तो 110 रुपया वापस करना पड़ता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से उसको 110 रुपये 25 पैसे देना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा। ये तो 100 रुपये की बात है, लोगों का जो उधार होता है लाखों में रहता है, और लाखों का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना पड़ेगा, उसको लॉस होगा। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक तरीका अपनाया है, इसके लिए सूत्र बनाया गया है। और बहुत सारे तरीकों से आप क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालोगे, क्योंकि आपको सीधे सीधे ऐसा कभी प्रोसेस नहीं आएगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न है तो देखिए, तो बहुत खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं अब, और उसी के लिए तैयार रहो अब, है ना। तो इसको लिख रहे हैं क्या, इसको समझने के लिए आप लिख सकते हो। अब मूल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और उससे संबंधित प्रश्न कि आप कैसे बनाएं उसको। चलिए सीधे हम लोग आते हैं इसके सूत्र में। सूत्र के कई तरीके हैं। पहला तो आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, सूत्र के लिए क्या समझना है, मूलधन। मूलधन को किससे दर्शाया जाता है, पी से। दर, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके लिए मैं टर्म्स लिख रहा हूं ना, चक्रवृद्धि में मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से, प्रिंसिपल अमाउंट। दर को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। इसको लिखेंगे ताकि आपको सूत्र जब बने तो किसको किसको क्या क्या कहते हैं उसको जानना जरूरी है। समय को हम लोग उस साधारण ब्याज में टी से दर्शाते थे, यहां समय को छोटे एन से दर्शाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स।
एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। अगर 2 वर्ष बोले जाएगा तो एन की जगह 2 लिखना है। 5% कहा जाएगा तो आर की जगह यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ और एन वर्ष लिख देता हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा। और एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। किसे दर्शाया जाएगा, ए से। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है पता हो गया था। मिश्र धन किसको कहते हैं, जब ब्याज में और मूलधन में दोनों का क्या हो, योग हो, तो क्या बनता है, मिश्र धन। ब्याज को किससे दर्शाया जाएगा, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई लिखते हैं। हो गया। अब इतने चीजों में सूत्र क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है बताएंगे, P इंटू 1+R/100 N माइनस P, ये इसका सूत्र है। ये आप कैसे भी करके याद रखें, माइनस P। और यहीं पर कभी कभी आपको क्या निकालने बोल दिया जाए, मिश्र धन। तो किसी भी मिश्र धन को निकालने के लिए हमको इसी का उपयोग किया जाता है, 1+R/100 N। माइनस P नहीं करना पड़ता। माइनस P का मतलब होता है ब्याज निकालोगे तो मूलधन को हटाओगे तब तो ब्याज आएगा। चलिए एक एक स्टेप के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। प्रश्न लिखते जा रहा हूं मैं। केवल चक्रवृद्धि ब्याज है ना, हो गया ये सूत्र याद रहेगा, मूलधन गुना एक धन R/100/N। ये बहुत खतरनाक सूत्र है जो धीरे धीरे याद होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या दूसरा ऑप्शन है, मैंने बगल में बनाया था, वैसे वैसे बना बना के जोड़ते जाओ, वो मूलधन बनेगा, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर मूलधन बनेगा। प्रश्न लिखेंगे, रवि ने बादल को 15,000 रुपए, मत इधर है, 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए। आज बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें एडवांस जाएंगे। उधार लिए, रवि को 2 वर्ष बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा।
जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन बनाएंगे तो दो चीजें ध्यान रखें। पहला तो ये कि कौन कौन से आपको चीजें दी गई है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें दी गई है। तो क्या क्या दिया गया है, जो भी पैसा दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बता, मूलधन। तो दिया क्या क्या है, दिया है मूलधन कितना है, मूलधन P बराबर 15,000, दर बराबर, दर को कैसे लिखेंगे, अभी होता है ना, उस समय दर को बड़ा आर लिखते थे क्या साधारण ब्याज में, यहां पर उसको क्या लिखेंगे, छोटा आर। कितना परसेंट, 12%। उसके बाद है समय भी दे दिया गया है, जब तीनों चीजें दी गई हैं समय को किसने दिखाएंगे, एन, कितने साल, 2 वर्ष। अभी हमने क्या किया है, सूत्र का दो सूत्र लिखे हम लोग, एक मिश्र धन निकालने वाला और एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला। प्रश्न कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज को निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो जाएगा, CI लिख देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आएगा फिर सब। इसमें है, आप लोग जितने ज्यादा बार इसको बोलते भी जाएंगे उतने जल्दी आपको याद भी होगा। P इंटू 1 प्लस R बटे 100 9 माइनस P। ये देख के बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, जैसे जैसे मान रखा गया है वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। पहला काम ये होता है कि कोष्टक के अंदर की चीजों को हल करें, ठीक है। उससे पहले का काम यह है कि मान रखें। देखिए मैंने जितने भी गणित बताने का प्रयास किया है, प्रोसेस से बताने का प्रयास किया है, और ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जितने भी व्यापम के प्रश्न आ रहे थे प्रक्रिया को पूछा जा रहा था। पहले मान रखें, फिर सूत्र लिखें, सूत्र में मान रखें, हल करें, परिणाम लाएं, वो आ रहा है ना अभी। तो इसका शॉर्ट तरीका भी है कि आप डायरेक्ट इसी को लिख करके हल कर सकते हो। दूसरा शॉर्ट तरीका यह है कि 15,000 का 12% निकालो, फिर उसमें जोड़ करके उत्तर निकाल दो, सीधा आ जाएगा। तो यहां पर P की जगह में क्या लिखूंगा मैं, 15,000। ये कोष्टक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, 1 प्लस R का मान क्या है, 12/100, और N की जगह 2 माइनस P। इधर माइनस P ही रखते जाओ, बार बार 15,000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट में इस 15,000 को घटाना ही है। अब देखिए मैंने बोला है कोष्टक को हल करना है। कोष्टक को हल करने के लिए सबसे कठिन कार्य होता है कि वो एक तो बटे में है और ये कटने की स्थिति में बहुत कम रहती है, ठीक। पहला प्रयास ये देखें, ये 12 सम संख्या है, 100 भी सम संख्या है, 2 के पहाड़ा से दोनों कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो सबसे छोटे से करता है, तो जितना छोटा हो सके कर सकते हो उसको। तो पहला काम ये करें, कोष्टक वाले को हल करने का प्रयास करें। ये कितना हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही। 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो ये कितना हो गया, 3, 4 तिया 12। अब उसी 4 को फिर 100 को भाग देना पड़ेगा 4 से, तो 25 चौक 100। ये समझ में आया, ये काटने का तरीका सीखना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे चीजें आपको धीरे धीरे, अब यही नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है ना। आपको काटने का तरीका कैसे है, जैसे आपको 12 लिखा था और यहाँ पर 30 लिखा है, ठीक है। अंश और हर कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले देखो, क्योंकि विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब गणित कहीं भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, विभाज्यता के नियम। और एक प्रश्न भी वही मंडी में विभाज्यता का नियम का प्रश्न आया हुआ है, 3 की विभाज्यता का नियम का एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, अभी स्टेटमेंट में आया है ना। इतने सरल प्रश्न को आप वही कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास कीजिए,
सवाल ट्रिक से हल करने का प्रयास करें जरूर, लेकिन मेथड सीखें। ये कटेगा कैसे? अब मान के चलो 2 से पहले प्रयास करना है हमेशा। 2 का नियम नहीं पता है, जिसके इकाई में क्या होता है 2 0 4 8 है ना, वो 2 से कटता है ऐसे। चलिए इसको हम लोग, एक ऐसा क्लास रहेगा जिसमें एकदम बुनियादी चीजें हम लोगों को पढ़ना होगा, है ना। अभी क्या है, 2 चीजें हो रही थी, सिलेबस नहीं आने की वजह से हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, जो हमको पढ़ना है उसको लगातार पढ़ते जा रहे हैं, फिर सिस्टमेटिक अपनी कॉन्सेप्ट लेना ही है। ये 3 और 25 कैसे आया, समझ में आ गया? 4 से भी कटा है, 4 से भी कटा है। अब इसके बाद ये भिन्न का जोड़ आना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ये चीजें हैं 25 एकम 25 और 3 एकम 3, ऐसा जान रहे हैं ना आप लोग। यहाँ 2 लिख देता हूं और 3, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 15,000, तो अभी रहने देते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1 धन 3 और 25, यही होगा। ये आपको बाद में जब देखें तो समझ में आना चाहिए चीजें कैसी आई थी। यहीं से मैं हल कर देता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। 25 एकम 25 धन 3 एकम 3 बटे 25, यहाँ पे क्या आएगा 2, 15,000। 25 और 3 28 बटे 25 घात में 2, 15,000। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब किसका चिन्ह रहता है, गुने का चिन्ह। 28 और 25 कैसे आ गया है, क्लियर है? अब 28 और 25 की घात में 2 है, मतलब इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। 15,000 को तो लिख दिए ऐसे 28 बटे 25 गुना 28 बटे 25। यहां से इसको काटिए, अब कट सकता है। कैसे काटते हैं देखिए, अब फिर 25 का पहाड़ा पड़िए, यहां से 150 कट जाएगा क्या, कितने बार में, 25 छके 150, तो 25 छके 150 और 2 शून्य आ गया। ये 25 से फिर कटेगा ये 600, कितने बार में, 24 बार में। जब 6 बार में 150, तो 24 बार में 600 ही होगा। हम्म, 24 आएगा ना। चलिए बोल रहे हो तो यहाँ से 24 आ गया। अब ये 24 है, 28 है और ये 28 है, सबको क्या करोगे, गुणा। माइनस भी सब में लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखें, है ना। तो इसको गुणा, बहुत लेंदी रहता है ना चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का, ये जो निकालने का जो सवाल है ना वो बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल सामने आने वाले हैं जो आपको सरल लगेंगे। ये सबसे कठिन काम है, 2 साल का 3 साल आ गया तो और बहुत परेशानी होती है। गुणा करिए। अब इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको एकाएक गणित में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। पहली बात तो किसी संख्याओं का कम से कम 30 तक का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए और 15 तक का घनमूल याद होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपको उसका मान मिलेगा। 28 का वर्गमूल कितना होगा नहीं पता है हमको, है ना, नहीं तो आप 28 का गुना कर लोगे अभी। चलिए बताएंगे जल्दी से, कितना आया है, तीनों को गुना कर, आप ही लोग का काम है उतारे। 18,816, ये तीनों का गुना हो गया, माइनस पी, तो पी की जगह हमने क्या लिख देते हैं 15,000, घटाने के बाद कितना आएगा 3,816 रुपए। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये एक एक स्टेप लिखा हूं तो आप लोगों को परेशानी हो रही है ना, और ये है परेशानी वाला, क्योंकि 3-4 चीजें करना है। पहला तो आपको
काटने का जो है वो काटना है। दूसरा काम ये है कि भिन्नों का जोड़ करके ऐसा लाना है। उसके बाद दोनों को दो भाग में लिख करके यहाँ से ये काटने वाला बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अगर शून्य की संख्या ज्यादा है तो आपके लिए आसान है। उसके बाद ये मिल गया 18,816 मिल जाता है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। एक ही प्रश्न बता रहा हूं, इसको बन जाएगा ये। सूत्र में ही मान रखकर आगे बढ़ते जाना है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसका वीडियो ऑन है? हमेश। हो गया, लिख लिए? अब इस सूत्र में फिर कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया, फिर से अब देखिए, और उधार देते समय मैंने क्या किया कि उनको 2 साल के लिए उधार दिया। ठीक है, समय कितना लगाया मैंने? 2 साल के लिए किसी व्यक्ति को मैंने 5,000 रुपये क्या किया? उधार दिया। लेकिन एक चीज उन्हें मैंने कहा कि मैं जो ब्याज लूंगा हर 6 महीने में लूंगा। ठीक है, ठीक, 10% ब्याज लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रति 6 माही। हर 6 महीने में क्या लूंगा मैं आपसे? ब्याज लूंगा। और ये रहा, आप 5,000 लेके जाइए। और आप कितने साल बाद आओगे? 2 साल। यही कॉन्सेप्ट समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का 6 माही कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? आप कहीं गए, 5,000 रुपया उधार लेकर आ गए हो, या सेठ साहूकार ने आपसे कहा कि आपको कितना रुपया दिया हूं मैं? 5,000। 2 साल बाद आप क्या करोगे? वापस दोगे। कितना परसेंट ब्याज लगा रहा हूं मैं आपको? ब्याज कितना परसेंट लग रहा है? 10। ये 10% वार्षिक है ना। ब्याज दर हमेशा वार्षिक होता है, लेकिन मैं ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करूंगा? हर 6 6 महीने में करूंगा। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रति 6 माही के कारण से समय और दर, ठीक, सूत्र क्या रहेगा? पी आर बटे 100 एन माइनस पी। ये है, ये दर है, ब्याज की दर, लेकिन हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है। तो बताइए, एक साल में 10% देना पड़ेगा, तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा? 12 महीने का साल होता है तो 5% देना पड़ेगा ना। तो यहाँ आर की जगह क्या रखेंगे? 10/2 बराबर 5%। 2 क्यों करेंगे? 12 महीने का 2 6 माही होता है, तो 2 से भाग देंगे। ठीक, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा? 10% ना रख करके 5% रखना पड़ेगा। अब 6 6 महीने में ब्याज जुड़ रहा है, तो एक साल में 2 बार ब्याज लग रहा है,
तो 2 साल में कितने बार लगेगा? 4 बार। तो 2 वर्ष में n बराबर क्या हो जाएगा? 4। n बराबर क्या हो जाएगा? 4। n क्योंकि 6 महीना में पहला, 12वें महीने में दूसरा, 18वें महीने में तीसरा और 24 महीने में चौथा। 4 वर्ष मान करके, मतलब कैलकुलेशन की संख्या, समय की संख्या 4, ब्याज की परसेंटेज आधी। ध्यान क्या रखेंगे, ये हो जाता है डबल 6 महीने में और ये हो जाता है आधा, है ना। 1 साल में 2 बार देना पड़ेगा उसको। मान के चलो वो, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग पर्सनल लोन लेते हैं या गाड़ी किस्त में लेते हैं, तो उनको बांध दिया गया है 6-6 महीने में आपको पटाना है। अब वो 2 साल का उसका क्या हो गया, फिक्स हो गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 18 महीने में जाकर पटा दिया, है ना। तो वो 6-6 महीने के हिसाब से वो 18 महीना का ही पटाएगा, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेशन कैसे होगा, हालांकि 10% वार्षिक है, लेकिन हाफ करना पड़ेगा। इसको लिखें प्रश्न के इसको लिखने का मतलब है प्रश्न लिखें और उसमें वो चीजें समझ में आएंगी। प्रश्न ये है, संदीप ने 15,000 एक वर्ष के लिए संदीप ने 15,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिए। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, संयोजित होगा मतलब है कि हर 6 महीने में ब्याज वो क्या कर रहा है, रिपीट चक्रवृद्धि को रिपीट कर रहा है, तो वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा। क्या क्या चीज दिया है उसको देखेंगे। मूलधन दिया है P बराबर 15,000, दर कितना है 10%। तो यहां पर आप लोग लिखे 6 माही कितना देना पड़ेगा उसको। यहाँ पे 5 कैसे आया है, 10/2, 5%। 2 से क्यों भाग दिए हैं ये भी बताइए। बिल्कुल 2 से क्यों भाग दिए ये भी जानना जरूरी है यहाँ पे। 1 साल में 2 6 होता है, 3-3 महीने में ब्याज लेना शुरू हो जाए तो, हाँ, इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 4 बार। 4-4 महीने में हो जाए तो उस 12 महीने को 3-6 महीने, है ना। 2 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि 6 माही मतलब 2 बार। समय n बराबर, प्रश्न के हिसाब से तो कितना है समय, 1 वर्ष, लेकिन 6 माही के अनुसार 1 साल में कितने 6 माही, 2 ही 6 माही आएगा ना, 2n या n बराबर 2। ये डबल हो जाता है, वो आधा हो जाता है 6 माही के हिसाब से। अब ये हो गया CI बराबर 1 + R/100 n माइनस P।
15,000। आर की जगह 10 की जगह क्या रखेंगे अब? 5/100 और एन की जगह पर 2 माइनस पी। इसको अब बना सकते हैं क्या? इसको आगे बनाएंगे। 15,000 गुना 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 1/20 और 2। फिर ये हो गया 15,000, 20 और 1, ये यहीं से डायरेक्ट बनेगा। इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, 21/20 आएगा हमेशा। 2 साल का है तो ऐसे ही होगा। 21/20 गुना 21/20 माइनस पी। ये कटेगा क्या? एक शून्य यहाँ से कट गया है, 2 शून्य कट गए। कटेगा कितने बार में जाएगा? 150 है तो 75 काटिए। ये हो गया 700, ये 75, 75 का आधा कितना होगा? 37.5 होता है क्या है? कैलकुलेट करके बताएं भाई। यहाँ से काट देता हूँ, 2 एक कम 2, ये 75 हो गया। फिर ये कट गया तो 37.50 हो गया। इनको 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है क्या? तो 37.50 गुणित 441 माइनस पी कितना बताए? 16,537.50 माइनस, अब पी की जगह लिखेंगे 15,000। तो ये हो जाएगा घटाने के बाद 1,537.50। 2-4 सवाल करें तो थोड़ा सा ये होगा, आपको प्रोसेस फटाफट होगा। अब आपको कहा गया अगर कैसे कैलकुलेट करना है, तिमाही करना होगा तो हो जाएगा। 6 माही में 2 से भाग दे रहे थे। प्रत्येक तिमाही में आपको ब्याज दिया जाता है या लिया जाता है, तो आप यहीं पे पूरा क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दर कम होती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कूट वाले प्रश्न टेस्ट में दूंगा। प्रश्न आपको केवल सूत्र पे आधारित है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना होगा ये आपको कैसे मिलेगा? टेस्ट में कूट के हिसाब से मिलेगा। या तो वो कथन में रहेंगे, या तो स्टेप बाय स्टेप जमाने वाला रहेगा, या फिर जोड़ी मिलाने वाला रहेगा, है ना। चलिए एक प्रश्न तिमाही वाला। कंप्लीट हो गया। जब ब्याज की दर कैसे हो? 3 महीने पे हो। लिखेंगे क्वेश्चन 15,625 रुपए पर, रुपए 15,600 पर आपको 9 माह का वार्षिक दर से
9 माह का वार्षिक दर कितना, 16% वार्षिक दर से तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिया क्या क्या है उसको पहले आप लोग लिखें, इसको आप लोग बनाएंगे है ना, सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर है 15,625। मूलधन में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा क्या दे दिया है, समय, समय दिया है N बराबर 9 माह। आप ध्यान दीजिए, 1 वर्ष भी नहीं दिया है ना। अब देखिए ब्याज की दर R बराबर दे दिया है 16% वार्षिक। तो यहाँ पे दोनों का हम लोग क्या करें, तिमाही पटाना है पैसा हर 3-3 महीने में। तो हर 3-3 महीने में 9 माह के हिसाब से कितना तिमाही होगा, 3 तिमाही होगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 कैसे है, 9/3। ठीक है, 3 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में कितना तिमाही होगा, इसमें 3 से भाग दे रहे हैं और इसमें किससे भाग देंगे, 4 से देंगे ना। क्यों 4 से भाग देंगे, क्योंकि वार्षिक है, क्योंकि हम लोग 1 साल तक का नहीं पटाना है, 9 महीने का ही हम लोग को क्या करना है, जमा करना है। 16% वार्षिक मतलब 16/4। तो R बराबर हो जाएगा 4% होगा। अब आप क्या करें, इसको बनाएं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया, अब याद भी हो गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि P, छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा, P1 + R/100 माइनस P की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 15,625। एक धन R का मान कितना है, 4/100, घात में है अब 3। अब थोड़ा सा क्या करना है, 3 बार लिखना पड़ेगा। 15,625, 4 का पहाड़ा 100 आना चाहिए, 25 बार में आएगा, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बचा है तो 25 चौक 100। एक धन 1/25, ठीक है। 15,625, 25 एकम 25 और 1 हो गया 26/25, 3 बार, ठीक है। 26/25 और कोष्टक में कितने बार में घात में आएगा, 3। तो इसको लाइन से लिख लीजिए, 15,625 गुना 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, फिर बाद में माइनस P है। ये निश्चित रूप से 25,625, 25 का कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये 25 हो गया, 625 में कट गया, फिर 25 25 में कट गया, 25 25 में कट गया, है ना, पूरा 25 खत्म। ये आप लोगों को उतार रहे हो तो आसान लग रहा है भाई, अब छोड़ दो बनाने की तो टाइम हो जाएगा फिर। हाँ, ये निश्चित रूप से आप लोगों को वर्गमूल घनमूल याद रखना पड़ेगा। बचा कितना, 26 26 26 माइनस P। अब इसको आप लोग उतार के बताइए, 26 का क्यूब कितना होता है, 17,576 भाई। और कम कैसे हो जाएगा, 14 कैसे हो जाएगा, है ना।
25 का जब 15,625 का, तो 26 का ज्यादा ही होगा, 17,576 माइनस, अब पी का जो मान क्या रखे थे हम लोग, 15,625, उसको लिखें और माइनस करके बताएंगे। ₹1,951। ये कैलकुलेशन आज का बहुत लंबा चौड़ा है ना, कल थोड़ा सा हम लोग इस पर व्यवहारिक प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज के साथ कनेक्शन, दोनों के बीच का अंतर, ब्याज दरों में डिफरेंस, वो आसान है। इसमें ये जो आता है ना बटे के बाद, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम हाल में भी कोई नहीं बनाता है, ज्यादा काटने का दिमाग खराब नहीं होता है, इसलिए क्यूब और घनमूल वर्गमूल याद रखना पड़ेगा। गणित को बनाने के लिए और दूसरे गणित को सीखना पड़ता है। इसमें 4 प्रकार के सवाल, जो 4 प्रकार के गणित के टॉपिक इसमें शामिल है। भिन्न शामिल है, एकीक नियम शामिल है, उसके बाद जो काटने वाला शामिल है, वर्गमूल शामिल है, किसका वर्ग क्या होता है, घनमूल शामिल है। वो सब चीजें आपका बेसिक नहीं है तो यहाँ पे आप अटकेंगे। और पिछले सिलेबस में वर्ग 3 में ये नहीं था, केवल साधारण ब्याज है, ठीक है। केवल वर्ग 2 में है चक्रवृद्धि ब्याज, और केवल साइंस मैथ्स वाले इसको देते हैं। C-टेट में ये है, दोनों टॉपिक में है, तो सिलेबस भी याद रखें। चलिए कल थोड़ा सा एडवांस प्रश्न और कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पढ़ेंगे। टाइम से कनेक्ट हो जाइए। इसका PDF दे देता हूँ 2-3 प्रश्न का। छत्तीसगढ़ का PDF थोड़ा बाद में मिलेगा।